नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द विंग्स में। मैं हूँ राम कुमार रघुवंशी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछला लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था, आपने देख लिया होगा। तो उस लेक्चर में बेसिक डेरिवेशंस आपको मैंने बता दिए थे, जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और न्यूमेरिकल्स भी अगर आपको करना है तो वो डेरिवेशंस आना जरूरी है, उससे एक कंसेप्ट क्लियर होता है, आपको फॉर्मूले रिवाइज होते हैं, तो वो डेरिवेशंस आपको आना चाहिए। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 1, तो पहले आप उसको देखें। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कुछ और डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें डिस्कस करना है, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे हम, कि टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, कंडक्टर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेमी कंडक्टर्स में क्या रहेगा, अलॉयस में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसके बारे में बात होगी। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जो भी आप समझें। इसके बाद कुछ किरचॉफ्स लॉ की भी हम बात करेंगे इस लेक्चर में, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल के बारे में समझेंगे क्या होता है, और टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ क्या है। ये कुछ पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो जिससे पहले आप ये देखो, पिछले लेक्चर में आपको मैंने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला समझा दिया था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए, याद है किसी को? ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ ए। तो ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। यहीं से रेजिस्टिविटी अगर आपको फाइंड करनी है तो ए को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाता है आर ए, एल को डिवाइड में रख देते हैं तो आर ए अपॉन एल, यहाँ बचेगा आपके पास एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और इसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये दोनों फॉर्मूले आप देखें, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब हम समझते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं कंडक्टर्स में। तो कंडक्टर वाले केस में हमने मान लीजिए टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, डिक्रीज भी कर सकते हैं आप, वो आपकी चॉइस है। मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आप हीट करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट होने लगेंगे, यानी कि उनके वाइब्रेट होने की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके वाइब्रेट होने की स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने से क्या होता है, देखो जैसे ये टाउ का मतलब क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। तो जैसे हम बात करें कि दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अब यहां पर अगर स्पीड को बढ़ा दोगे तो ये टाइम कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन के मूव करने की स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी बच्चे, तो ये जो टाइम है वो क्या लगेगा, कम लगेगा, यानी कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन डिक्रीज कर जाएगा। ओके, एक बात और है कि टेम्परेचर देने से क्या होता है कि जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो कुछ बॉन्ड होंगे जो ब्रेक होंगे, और बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा फ्री हो जाते हैं। जैसे मान लो पहले 100 इलेक्ट्रॉन थे, कुछ हीट दिया आपने, एनर्जी दिया, उससे कुछ और बॉन्ड टूटे, अब मान लो 102 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। और बच्चे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो एन की वैल्यू बढ़ेगी। एन क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एन की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बॉन्ड ब्रेक होंगे और इससे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो यहां पर जो एन की वैल्यू है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो एन यहां पर इंक्रीज होता है। तो ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चाहे वो कंडक्टर हो या फिर सेमी कंडक्टर या फिर अलॉयस, सभी में ये बात कॉमन है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे और टाउ की वैल्यू कम होगी। लेकिन अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, ये पहले से ही बहुत ज्यादा होता है।
ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन के पास पहले से ही हैं। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप बढ़ा भी देंगे तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा है। अब मान लो किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, उसको 2 रुपये और मिल जाएं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से उसके पास बहुत ज़्यादा है, तो n पहले से ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये होता है इनसिग्निफिकेंट। क्या होता है इसका इफेक्ट कैसा होगा? इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट रहेगा, इसकी बात नहीं मानेंगे। तो लेकिन टाउ का जो इफेक्ट होगा वो सिग्निफिकेंट रहेगा, तो हम किसकी बात मानेंगे? टाउ की बात मानेंगे। कंडक्टर वाले केस में जो एन का इफेक्ट होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, और रिलैक्सेशन टाइम का इफेक्ट होता है सिग्निफिकेंट। तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है एन पर, क्योंकि एन की वैल्यू थोड़ी बहुत बढ़ भी जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें टाउ पे फोकस करना है। अब जरा देखो कि रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बच्चे अगर ये रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज होता है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो यहाँ पर बात यही है कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो समझ में आ गया, हमने एन को कंसीडर नहीं किया क्योंकि एन का इफेक्ट कैसा है? इनसिग्निफिकेंट है। हम किसको देखकर आंसर देंगे? टाउ को देखकर। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, तो ध्यान रखें। और अगर इसका ग्राफ भी प्लॉट करना हो, रजिस्टिविटी में भी आप देख सकते हैं, रजिस्टिविटी से भी देखो तो टाउ यहाँ पे डिक्रीज होगा, रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं आप इस केस में। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिया है? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। चलिए अब समझते हैं सेमीकंडक्टर में, देखते हैं सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर में भी सेम कंडीशन कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, टाउ डिक्रीज हुआ। बट यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो एन का इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, लेकिन टाउ का इफेक्ट होगा इनसिग्निफिकेंट। तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना, हमें इसकी सुनना है, तो इसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट माना जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो तो एन इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चे एन बढ़ेगा तो आर क्या होगा? कम होगा, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गई बात? उसी की तरह, बट इसमें ये क्या था? ये सिग्निफिकेंट है और ये इनसिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट और ये इनसिग्निफिकेंट, तो इसकी बात मानी तो रेजिस्टेंस यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस यहाँ पर डिक्रीज होता है, तो इस बात को देखें। इसके बाद हम बात करेंगे अलॉयस के बारे में। इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस हो रहा है डिक्रीज, तो यहाँ पर फिर से हमने रेजिस्टेंस ले लिया, या फिर आप चाहो तो रेजिस्टिविटी ले सकते हो। तो यहाँ पर टेम्परेचर, तो इसमें डिक्रीज होगा। डिक्रीजिंग के ग्राफ क्या होते हैं? लेफ्ट टू राइट चलने में डाउनवर्ड नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। ये किसमें हो गया? सेमीकंडक्टर्स में। अगर हम बात करें अलॉयस में, तो अलॉयस वाले केस में देखिए क्या होगा? सेम कंडीशन फिर से लगा देंगे। तो अलॉयस वाले केस में सेम कंडीशन फिर से लगा दो। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एन इंक्रीज हुआ, टाउ डिक्रीज हुआ। यहां पर दोनों सिग्निफिकेंट होते हैं, तो एन भी सिग्निफिकेंट होता है और टाउ भी सिग्निफिकेंट होता है, दोनों की बात मानिए। तो दोनों आपस में कंपेंसेट कर जाएंगे। अगर आप इसकी बात करें, टेम्परेचर बढ़ाने से एन बढ़ रहा है, तो एन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होना चाहेगा, लेकिन ये टाउ कम हो रहा है, तो टाउ कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहेगा। तो एन का इफेक्ट बोलता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा? एन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और टाउ का इफेक्ट क्या बोलता है कि टाउ कम होगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आपस में कंपेंसेट कर जाएंगे, मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा? अनअफेक्टेड रहेगा, नो चेंज। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा अलॉयस वाले केस में। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पर भी ग्राफ देख सकते हैं, टेम्परेचर और यहाँ पर रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जब कोई चीज चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, तो ग्राफ कैसा बनता है? पैरेलल।
तो लगभग पैरेलल मान लो आप इसको, थोड़ा बहुत चेंज हो भी सकता है, तो थोड़ा सा ग्राफ मैंने ऊपर कर दिया, तो ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रहेगा अलॉयस वाले केस में। चलिए ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया लग गया कि कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और अलॉयस में ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड होता है। अब ये समझने के बाद हम समझेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस क्या है। ओके, तो इसको मैं कर देता हूं रफ। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। अब देखिए, हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, मान लीजिए हमारे पास रेजिस्टेंस R1 है, और R1 रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होता है, और चेंज होने के बाद कितना होता है R2। यहाँ पर टेम्परेचर को भी हमने चेंज किया है, तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो जैसे मान लो टेम्परेचर जो है हमारे पास T1 था, और T1 से टेम्परेचर कितना चेंज हुआ T2। तो टेम्परेचर T1 से आपने T2 चेंज किया, तो ऐसा करने से रेजिस्टेंस जो है R1 से कितना चेंज हुआ, R2 चेंज होता है। तो यहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा उसको मैं dt लिख रहा हूँ, तो dt का मतलब क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे dr का मतलब हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, तो इनिशियल रेजिस्टेंस R1 से R2 चेंज हुआ, और टेम्परेचर T1 से T2, तो चेंज इन टेम्परेचर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वेरी वेरी स्मॉल चेंज, मतलब dt। तो dt, और जब वेरी वेरी स्मॉल चेंज हम करेंगे टेम्परेचर में, तो रेजिस्टेंस का चेंज भी क्या होगा, स्मॉल होगा, मतलब dr। अब कहानी ये है कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के, कि आपने टेम्परेचर कितना चेंज किया। तो यहाँ पे जैसे हमने dt चेंज किया है, तो dt के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। तो चेंज इन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक बात और देखी गई कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, कि अगर आपका स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कम है तो उसमें चेंज कम होगा, और अगर स्टार्टिंग में आपने रेजिस्टेंस ज़्यादा ले रखा है तो चेंज ज़्यादा होगा। जैसे मान लो आपने 1 ओम लिया था तो उसमें चेंज कम आएगा, लेकिन आपने अगर 100 ओम लिया था तो उसमें चेंज ज़्यादा आएगा। तो ये कितना चेंज होगा रेजिस्टेंस में, वो दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो चेंज इन टेम्परेचर, और दूसरा इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इनिशियल को मैंने क्या माना है, R1। अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखता हूं तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा R1 dt के प्रोपोर्शनल हो गया। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दें और इक्वल लगा लें, तो आप लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। तो यहाँ पर अल्फा जैसा वैसे ही दिख रहा है ये, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने अल्फा लगा लिया, वो प्रोपोर्शनल था, ये अल्फा है, और ये हो गया R1 dt। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको टोटल चेंज निकालना है, ये तो वेरी वेरी स्मॉल चेंज आएगा कि टोटल कितना चेंज हुआ रेजिस्टेंस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने से आपको मिल जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा R1 dt। लिमिट लगाइए, रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है, R1 से R2, और ये टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है, T1 से T2 तक चेंज हुआ है। क्लियर, ओके। 1 का इंटीग्रेशन R के रेस्पेक्ट में R होता है, लेकिन लिमिट क्या लगाएंगे, R1 से R2। अल्फा कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, और इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी ना। स्टार्टिंग में आपने कितना लिया था, आपने 1 ओम लिया था, 5 ओम लिया, 100 ओम लिया, ये जो भी आपने लिया था वो कांस्टेंट था इनिशियल वाला। तो R1 को भी आप बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ dt, और लिमिट T1 से T2। सभी को आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बच्चे सभी को आना चाहिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो R2 माइनस R1 इक्वल टू अल्फा R1, और 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में t, और ये क्या है, T1 से T2, लिमिट लगा लो। तो ये हो गया आपका R2 माइनस R1 इक्वल टू अल्फा R1, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब T2 माइनस T1।
इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो इनको डिवाइड में ले आना। तो अल्फा हो जाएगा आपका अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन ये वाला R1 डिवाइड में आएगा और ये T2 माइनस T1 भी डिवाइड में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। इसको और अच्छे से समझना हो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 मतलब क्या हुआ, चेंज इन रेजिस्टेंस, और इसको मैं डेल R लिख देता हूं। डेल R मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस, और अपॉन में क्या चल रहा है, R1। T2 माइनस T1 को क्या लिख दूं मैं, डेल T लिख दूं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल T मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो अल्फा का फॉर्मूला आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल स्टार्टिंग वाला रेजिस्टेंस यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस, और ये चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अल्फा। तो अल्फा यहां पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स के लिए, तो कंडक्टर वाले केस में अल्फा की वैल्यू होती है पॉजिटिव। अल्फा आपको पॉजिटिव मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने अभी समझाया था कि कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। बच्चे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो फाइनल माइनस इनिशियल आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा तो ये R2 माइनस R1 भी पॉजिटिव आएगा। भाई R1 की वैल्यू कम रहेगी, R2 ज्यादा रहेगा, बढ़ने का मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से आपको ये रिजल्ट कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा कंडक्टर्स में। और इसमें डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कांस्टेंट क्या होता है। तो फॉर कंडक्टर इज डिफाइन एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज हुआ, क्योंकि कंडक्टर में इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो उसमें कितना चेंज आया, तो लिखा डिफाइन कर सकते हैं फॉर कंडक्टर अल्फा क्या होता है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस और पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ऐसे अगर बात करूं मैं सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर में अल्फा की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। नेगेटिव क्यों मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर मान लो हमने बढ़ाया तो ये तो पॉजिटिव आएगा T2 माइनस T1, लेकिन रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो ये रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, R2 माइनस R1। अब जैसे मान लो ये 5 से 2 हो गया तो 2 माइनस 5 आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव मिलेगा आपको सेमीकंडक्टर्स में। इसको डिफाइन करना हो सेमीकंडक्टर में लिख सकते हैं कि डिक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ऐसी अगर बात करूं मैं अलॉयस में, तो अलॉयस वाले केस में अल्फा की वैल्यू की बात करें, देखो क्या होता है कि आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे लेकिन रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो R1 R2 की वैल्यू सेम है, जैसे 5 माइनस 5 तो आंसर 0 आएगा। तो नियरली कितना होगा ये 0। तो अल्फा आपको 0 मिलता है अलॉयस में। तो ध्यान रखें कंडक्टर्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, सेमीकंडक्टर में नेगेटिव, अलॉयस में ऑलमोस्ट 0 रहेगा। तो ये टॉपिक आपको मैंने समझा दिया। इस टॉपिक से, इस फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। देखें अब देखते हैं एक और टॉपिक, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले भी आप पढ़ चुके हैं, क्लास 10th का टॉपिक था ये, तो आपको आता होगा, फिर भी थोड़ा बता देता हूं मैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो मान लो ये कुछ रेजिस्टेंस है और ये सीरीज में कनेक्ट है। तो मैंने 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, तो यहाँ पर कोई भी बैटरी या फिर आपने सेल यूज़ किया है, एक स्विच भी आप लगा सकते हैं इसमें। बैटरी का पोटेंशियल भी मान लेते हैं, बैटरी से जो करंट ड्रॉन किया है उसको अपन मान लेते हैं I करंट, रेजिस्टेंस को मान लीजिए R1 R2 और R3। सीरीज की खास बात क्या है कि इसमें करंट सेम होता है। अगर I करंट ड्रॉन करेंगे तो इसके पास भी I करंट पहुंचेगा, इसके पास भी I करंट पहुंचेगा और इसके पास भी I करंट पहुंचेगा। करंट आपको सीरीज में सेम मिलेगा। ओके, तो सीरीज में करंट की वैल्यू रहेगी सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट होगा।
जैसे पोटेंशियल की हम बात करें तो इसके पास कितना पोटेंशियल है, मान लो V1, इसके पास है V2 और इसके पास है V3। ये जो पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कौन सा V, तो V3 रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अपन सोच सकते हैं कि V कितना होगा, तो V हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो V के इक्वल मिलता है। तो ध्यान रखें सीरीज में करंट सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेकिन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको V के इक्वल मिल जाएगा। अब आपको ओम्स लॉ याद है, V इक्वल टू आई आर, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मान लो कि इन तीनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं आर इक्विवेलेंट। कितना मान लिया, आर इक्विवेलेंट। तो V को हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। V1 को क्या लिख सकते हैं, V1 को लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर करंट I है, रेजिस्टेंस R1 है, तो आई R1 लिख सकते हैं। V2 की जगह पे आप कितने आई R2 लिख सकते हो, और V3 की जगह पे हम लिख सकते हैं आई R3। डिवाइड इक्वेशन बाय I, डिवाइड इक्वेशन बाय I से डिवाइड कर देंगे तो ये सभी I कैंसिल, तो आपको मिलेगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसके इक्वल आपको मिल जाएगा। देखें तो इस तरीके से आप सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ये तीन रेजिस्टेंस मिलकर बैटरी से जितना करंट निकालेंगे उतना ये अकेला, अगर आप लगा दोगे यहां पर तो ये अकेला रेजिस्टेंस भी उतना ही करंट ड्रॉन करेगा बैटरी से जितना ये तीनों मिलके ड्रॉन कर रहे थे। उसको हम बोलते हैं आर इक्विवेलेंट, मतलब इन तीनों का काम अकेला करेगा ये। ओके, अब समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पर मैं फिर से कुछ रेजिस्टेंस मान लेता हूं और ये इस बार किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो ये थ्री रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट हैं किसी भी बैटरी के साथ, एक स्विच भी हमने लगा दिया। ओके, तो बैटरी से मान लो आई करंट ड्रॉन होता है, बैटरी का पोटेंशियल भी मान लेते हैं, और रेजिस्टेंस को मान लेता हूं मैं R1, R2 और R3। ओके, बट आपको याद होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल अगर V है तो बच्चे यहाँ पर ही कितना होगा, V, यहाँ पर भी V और यहाँ भी V, हर जगह पोटेंशियल सेम आएगा। बट ये करंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी क्योंकि ये आई करंट थ्री ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लो इस ब्रांच में कितना करंट पहुंचेगा, तो इस ब्रांच में करंट मान लेते हैं I1, यहाँ पर मान लेते हैं I2 और इसमें मान लेते हैं I3। तो आई करंट थ्री ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन जो टोटल करंट होगा वो कैसे मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब तीनों ब्रांचेस के करंट को ऐड करेंगे तो आपको टोटल जो करंट है वो नेट करंट आपको मिल जाएगा। V इक्वल टू आई आर होता है तो I इक्वल टू V अपॉन आर लिखा जा सकता है। ओके, अब यहां पर ये समझ लो कि इन तीन रेजिस्टेंस को हटाकर अगर आप एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो उसको हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट, और ये उतना ही करंट बैटरी से ड्रॉन करता है जितना ये तीनों मिलकर ड्रॉन करते हैं, तब इसको क्या बोला जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो I को क्या लिखा जा सकता है, V अपॉन आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। I1 को क्या लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पर पोटेंशियल V है, रेजिस्टेंस R1 है, तो V अपॉन R1 लिख सकते हैं। I2 को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R2, और I3 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल V है तो V अपॉन R3 लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को V से डिवाइड करें तो डिवाइड इक्वेशन बाय V कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। तो ये 3 रेजिस्टेंस 4 5 कितने भी रेजिस्टेंस हैं सभी में आप इस तरीके से इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5, जो भी दिया है तो वो आप कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो सिर्फ 2 रेजिस्टेंस हैं, अगर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है और आप निकाल रहे हैं R इक्विवेलेंट, तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे,
एलसीएम लेकर। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे R1 इंटू R2 लिख लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो R1 का 1 से किया तो R1, R2 का 1 से किया तो R2। अब करना है रेसिप्रोकल बोथ दी साइड, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो टू रेजिस्टेंस में इतना मेहनत नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। टू रेजिस्टेंस वाले केस कई बार आते हैं अपने सामने, तो इतना कुछ ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। एक और इसका स्पेशल केस होता है कि अगर मान लीजिए n रेजिस्टेंस ऑफ R, अगर मान लो n रेजिस्टेंस है और सभी का रेजिस्टेंस कैसा है, सेम है। अभी तो अलग अलग थे R1 R2 R3, लेकिन सभी का रेजिस्टेंस मान लो R है, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लो कि हमारे पास सभी रेजिस्टेंस R के हैं, जैसे ये R R R, ऐसे कितने रेजिस्टेंस हैं, n रेजिस्टेंस हैं, और ये सभी किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा R बाई n। रेजिस्टेंस को डिवाइड करें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हमारे पास एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर कि 16 ओम के रेजिस्टेंस हैं, लेकिन कितने हैं, तो मान लो कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं, 16 ओम के 4 रेजिस्टेंस हैं और ये पैरेलल में कनेक्ट हैं, और आपको चाहिए R इक्विवेलेंट। तो आप क्या करेंगे, 16 को डिवाइड कर दो, कितने रेजिस्टेंस हैं, 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा 4 ओम। समझ आया। जितने भी रेजिस्टेंस हो उनसे डिवाइड कर देना है इक्वल वाले केस में। तो देखिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हमने कंप्लीट किया। अब देखिए एक और न्यू टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो अब हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। तो आपको पता है सेल क्या होता है। सेल एक इस तरह का डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तो करंट फ्लो होगा। तो सेल का मेन फंक्शन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो भी सर्किट एलिमेंट होते हैं उन सभी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका है, सेल का है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी। तो बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब यहां पर एक बात समझ लेते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले, कि जैसे मान लो ये कोई भी रेजिस्टेंस है, आपके सामने दो चीजें आएंगी, तो रेजिस्टेंस और एक आपको मिलेगा कोई भी बैटरी या फिर सेल। अब बात करते हैं करंट के फ्लो की। तो देखो करंट का जो फ्लो होता है वो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस वाले को हम क्या मानते हैं, हायर पोटेंशियल, माइनस वाले को क्या मानते हैं, लोअर पोटेंशियल। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट आप बनाएं तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये जो करंट फ्लो होता है वो कहाँ जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। क्लियर है ये बात, ओके। तो करंट का फ्लो आपको मिलेगा इस डायरेक्शन में, करंट का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके अपोजिट होता है, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये फ्लो किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है। ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये हमें आउटर सर्किट में देखना है, ये बैटरी के अंदर, सेल के अंदर नहीं देखना है, बाहर देखना है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और हमें बात रखना है करंट की। तो करंट का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब जैसे मान लो इस रेजिस्टेंस के अंदर से अगर करंट फ्लो हुआ तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब करंट कहाँ जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो मतलब ये क्या रहा होगा, हायर पोटेंशियल रहा होगा, ये लोअर पोटेंशियल, तभी तो करंट फ्लो हुआ इस रेजिस्टेंस से। तो किसी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब वो कहाँ जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रहा है, ओके। अब जब भी पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, क्या आएगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो वहां पर हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अब ये कैसे पहचानोगे, अब जैसे मान लो आप चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, कोई सी भी, इसको हटा दो इलेक्ट्रॉन को, डायरेक्शन कोई सी भी ले सकते हैं। अब जैसे मान लो हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में चलोगे आप, तो आप बैटरी के नेगेटिव से एंटर करेंगे, प्लस से बाहर निकलेंगे, यानी आप जाएंगे लोअर से हायर, तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा।
और पोटेंशियल बढ़ेगा तो इसका पोटेंशियल जैसे अपन V मान लें तो अपन को कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे ट्रिक आपको यूज करना है कि आप प्लस से बाहर निकल रहे हैं बैटरी के तो आपको प्लस ले लेना है, ठीक है। बैटरी या सेल में अगर आप प्लस से बाहर निकलते हैं तो क्या लेना है, प्लस, और माइनस वाले एंड से बाहर निकल रहे हैं तो माइनस ले लो। लेकिन अभी हम प्लस से बाहर निकलेंगे तो ये वाला पोटेंशियल पॉजिटिव लेते हैं। रेजिस्टेंस वाले केस में ध्यान ये रखो कि अगर आप करंट के साथ में चल रहे हैं, क्योंकि करंट के साथ चलना मतलब हायर से लोअर चलना, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो ड्रॉप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। V इक्वल टू आई आर लगाओगे आप, रेजिस्टेंस को R मान लो तो आई आर, लेकिन आई आर की वैल्यू कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अभी समझ में आएगा कुछ टाइम बाद, पर ध्यान रखो दो ट्रिक बताई मैंने आपको कि दो चीजें सामने आएंगी, बैटरी या फिर रेजिस्टेंस। अगर बैटरी है तो प्लस से बाहर निकले तो प्लस का पोटेंशियल ले लो, माइनस से बाहर निकले तो माइनस का पोटेंशियल लेंगे। और रेजिस्टेंस वाले केस में अगर करंट के साथ चल रहे हैं तो नेगेटिव, जैसा करंट है ये आई करंट, इसके साथ में चलोगे तो फिर कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। करंट इस डायरेक्शन में है और हम भी इसी डायरेक्शन में है तो यहां पर आपको मिलेगा नेगेटिव। लेकिन अगर करंट इस तरफ जा रहा था और आप इसके अपोजिट में चल रहे हैं तो आपको ड्रॉप कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, बाकी बैटरी के प्लस से बाहर निकलेंगे तो प्लस, बैटरी वाले केस में प्लस से बाहर निकलोगे तो प्लस और माइनस से बाहर निकलेंगे तो माइनस। एंटर करने वाला नहीं देखना, बाहर निकलने वाला देखना है। चलो ये बात तो कुछ टाइम बाद समझ में आएगी, नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं अभी। ओके, सेल आपको समझा दिया। सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। देखो ईएमएफ का मतलब ये है कि बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब बैटरी से कोई भी करंट को ड्रॉन नहीं किया है। मतलब करंट कितना है, जीरो है, ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो रहेगी, उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके बीच में उसको हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। तो ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल से करंट को ड्रॉन नहीं किया गया है। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल में से करंट निकाला जा रहा है। मतलब करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, करंट जीरो नहीं है, करंट निकाला जा रहा है, यानी क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों टर्मिनल्स के बीच में उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल। ओके, एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कोई भी अगर सेल है तो उसके अंदर देखो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी हम यूज करते हैं। तो ये कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, करंट के फ्लो के लिए। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ये सेल के अंदर का होता है लेकिन रिप्रेजेंट नेक्स्ट टू दी सेल। सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है लेकिन अपन दिखाते कहाँ है, बाहर दिखाते हैं। जैसे देखो मैंने स्मॉल आर बना रखा है ये रेजिस्टेंस, तो ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल है। ये सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है लेकिन सर्किट डायग्राम में कहाँ दिखाया मैंने, इसको बाहर दिखा रखा है, रिप्रेजेंट नेक्स्ट टू दी सेल। ये बात समझ में आई। अब ये आर किस पे डिपेंड करता है ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, देखो थोड़ा बता दूं मैं आपको, अलग डेरिवेशन का फोकस करूंगा इस लेक्चर में। मैं थोड़ी थ्योरी आपको बतानी पड़ी, इसके बिना आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो देखो आर डिपेंड करता है पहली बात तो इलेक्ट्रोड के एरिया पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप ज्यादा लेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहेगी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। दूसरी बात कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कितना कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहेगी। एक और बात क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स, जैसे दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा कर दोगे तो ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा करंट को यहाँ से, तो इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस कम हो गई तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो बाकी आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ए और बी के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो इसमें आपको ये वाली ट्रिक यूज करके दिखाऊंगा किस तरीके से फाइंड करते हैं, और बढ़िया फॉर्मूला आपके सामने आएगा जिसके न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कैसे, देखो
आप या सो ए से बी की तरफ जाओ या फिर बी से ए की तरफ जाओ, वो आपकी चॉइस है किस तरफ आप जा सकते हैं। तो जहां भी आपको जाना है आप जाइए। मैं ले रहा हूं बी से ए की डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन तो हमारे ऊपर है कौन सी डायरेक्शन में चलना है। अब जैसे मान लो हम बी से स्टार्ट करें, तो यहाँ पर पोटेंशियल बी का मैंने कितना मान लिया, वी बी मान लिया, वी पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि मैंने बी से स्टार्ट किया है। आप अगर ए से स्टार्ट करोगे तो ए का पोटेंशियल वी ये मान लेना, ठीक है, तो वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें करंट का फ्लो ऐसा हो रहा है इस डायरेक्शन से, ओके। अब एक बात बताइए, आपने बी का पोटेंशियल मान लिया वी बी, अब यहां पर करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और हम भी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में चलने वाला केस कौन सा था? चलिए ये रहा सेम डायरेक्शन, इसमें कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है, आई, रेजिस्टेंस है आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी इक्वल टू आई आर। लेकिन आई आर को पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे, नेगेटिव, क्यों? क्योंकि करंट के साथ चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं तो नेगेटिव, तो माइनस का आई आर लेना है। यही समझाया मैंने आपको क्यों लेना है माइनस का, ओके। अब देखो बैटरी मिली आपको, तो बैटरी के माइनस में एंटर हुए, लेकिन बाहर किससे कर रहे हैं, प्लस से, तो आपको फोकस करना है बाहर कहां से निकल रहे हैं, तो बाहर निकल रहे हैं प्लस से, तो ये वाला पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये प्लस का ई ले लिया मैंने। अब कहाँ पहुंच गए, ए पर, तो जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो किसके इक्वल हो गया, ए के, तो पोटेंशियल वी ए के इक्वल हो जाएगा, समझे। तो बी से स्टार्ट किया, ए पर पहुंचे, क्योंकि हमें ए और बी के बीच में निकालना है, तो ये पूरा जो भी ड्रॉप आएगा यहां से यहां तक का, वो किसके इक्वल होगा, वी ए के इक्वल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर वी ए माइनस वी बी फाइंड करना है, वी बी को उधर भेज दो, तो आपको मिल जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना आ गया, ई माइनस आई आर, इसको लिख सकते हैं ई माइनस आई आर। तो ये ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मैं वी मान लूं, क्या मान लेता हूं, तो v इक्वल टू हो गया ई माइनस आई आर। तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया, समझ पाए क्या, v इक्वल टू ई माइनस आई आर आपको मिल गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आपको मैं समझा रहा था कि ई का मतलब क्या है, ईएमएफ है, और v का मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल। तो इनमें क्या रिलेशन है, तो v अगर आपको फाइंड करना हो तो आपको क्या करना है, ई माइनस आई आर कर देना है। और यहाँ पे r कौन सा रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। r कौन सा रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और ये कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब बैटरी से करंट निकाला जा रहा है, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज तो नहीं कर रहा है ना। हाँ, बैटरी को अगर करंट दे रहे हो तो फिर वो क्या होती है, चार्जिंग वाली कंडीशन होती है। तो डिस्चार्ज वाली कंडीशन हमने समझाई। एक बात बताओ, पोटेंशियल पैरेलल में सेम होता है, तो अगर ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल है, वी, तो आर के पास भी कितना पोटेंशियल होगा, वी होगा, ओके। तो यहां से करंट कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है, ओके। तो यहां से अगर देखूं ओम्स लॉ से v इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू आई आर, ये लिख दिया मैंने, ये हो गया e माइनस आई आर। ये r क्या था, ये r है कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो बाहर का रेजिस्टेंस है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, ये R इक्विवेलेंट मान लो आप इसको। तो यहां पर हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस के आई आर को इधर ले आओ, प्लस का आई आर बन जाएगा। I कॉमन निकालेंगे तो R प्लस आर इक्वल टू ई, और I इक्वल टू आपको मिल जाएगा E अपॉन आर प्लस आर। चलिए समझ पाए। तो करंट अगर आपको फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन आर प्लस आर। इसको थोड़ा ध्यान से समझना इस टॉपिक को। इसमें स्मॉल r होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल R होता है सर्किट का रेजिस्टेंस। तो सर्किट का इक्विवेलेंट समझ लो आप इसको, पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा R है। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होता है वही यहाँ पर होता है। अगर मान लो ये वाला डिफरेंस आपको पता है तो ये आपको यहाँ भी वही मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में। बट एक बात ध्यान रखना, अगर बैटरी यहाँ पे क्या हो रही होती, चार्ज हो रही होती। चलो ये वाली केस समझ में आ गया, ओके। मैं चार्जिंग वाला केस समझाता हूँ। चार्जिंग वाले केस में क्या होगा कि हम बैटरी के प्लस टर्मिनल में करंट देंगे। किस में करंट देंगे बच्चे, प्लस टर्मिनल में। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको करंट मिलेगा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी चार्ज हो रही है। कभी भी करंट अगर प्लस में एंटर हो रहा है, ये समझ लो बैटरी चार्ज हो रही है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कभी आपको ये केस भी सामने आएगा कि जब कोई बैटरी चार्ज होती है। तो चार्जिंग वाली कंडीशन में ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, अभी समझ लेते हैं। देखो प्लस में करंट एंटर हो रहा है, हम चल रहे हैं बी से ए की तरफ,
तो V का पोटेंशियल अपन ने V भी मान लिया। अब करंट इस तरफ चल रहा है देखो, और हम इस तरफ चल रहे हैं, अपोजिट में चल रहे हैं, तो ड्रॉप कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो प्लस का IR आ जाएगा। लेकिन हम यहां पर प्लस से बाहर निकले, प्लस से बाहर निकलेंगे तो मतलब क्या लेना है, E लेना है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ओके, इक्वल में क्या है, VA माइनस VB फाइंड करना है। तो यहां पर VA माइनस VB इस तरफ ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, E माइनस IR, प्लस IR था। चलिए इसको करते हैं अपन इस तरफ, इसको इधर ले गए, V माइनस V बन गया, और ये हमारे पास कितना बचा, E प्लस IR, ये मिल गया। बस कुछ नहीं करना, प्लस लगाना है, इसको उस तरफ भेज दिया, तो VA माइनस VB, और ये क्या मिला, E प्लस IR, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान रखें, अगर बैटरी चार्ज होती है, चार्जिंग कंडीशन है ये, चार्जिंग कंडीशन में आपको ये समझना है, तो ये होता है V इक्वल टू E प्लस IR। क्लियर, तो यहां पर भी प्लस आएगा फिर, ओके। और इस केस में IR को इधर लाओगे तो माइनस का IR हो जाएगा, और यहां पर भी आपको मिलेगा माइनस, तो R माइनस R, तो ये बनेगा इसका फॉर्मूला चार्जिंग कंडीशन में। अब देखिए किरचॉफ्स के रूल को समझते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ सेकंड रूल। तो दोनों रूल्स को समझ लेते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या है, देखो, किरचॉफ के फर्स्ट रूल को KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको करंट रूल भी बोल सकते हैं, जंक्शन रूल बोल सकते हैं क्योंकि जंक्शन पॉइंट पर लगता है ये, और इसको करंट लॉ भी बोल सकते हैं। तो जंक्शन पॉइंट क्या होता है, जहां पर मोर देन 2 ब्रांचेस मीट होती हैं। जैसे मान लो 2 से ज्यादा ब्रांचेस अगर मीट हो किसी एक पॉइंट पर, उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। या 2 से ज्यादा वायर जहां पर मीट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो जंक्शन पॉइंट पर इसका बोलना ये है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ वेरियस करंट मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो क्लोज होने का मतलब उस करंट फ्लो तभी तो होगा ना जब सर्किट क्लोज होगा, तो क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो जंक्शन पॉइंट पर सभी करंट का आपको एल्जेब्रिक सम करना है, जितने पॉइंट यहां पर मिलेंगे, जितने करंट आपको यहां पर मिलेंगे, तो वो कितना आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ वेरियस करंट मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑलवेज 0। इसका मतलब ये है, सिंपल लैंग्वेज में समझें कि जंक्शन पॉइंट पर जितना करंट एंटर होता है उतना ही करंट लीव करता है। तो एंटर करने वाले को आप पॉजिटिव मानोगे तो लीव करने वाले को आप नेगेटिव मान लेना, और सबका सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा। फॉर एग्जांपल, तो जैसे मान लो यहां पर 3 एम्पियर करंट आया, यहां से मान लो 5 एम्पियर करंट आया, तो बच्चे यहां से कितना करंट जाएगा, 3 आने वाला, 5 आने वाला, तो जाने वाला कितना होगा, 8 एम्पियर होगा। अब आपको एल्जेब्रिक सम करना है, तो आने वालों को जैसे आपने पॉजिटिव माना है तो जाने वाले को आप नेगेटिव मानोगे, तो आप क्या करोगे, 3 + 5 - 8। आने वाले को पॉजिटिव मान लिया, जाने वाले को नेगेटिव मान लिया, तो सभी का सम यानी कि समीशन आई कितना हुआ, समीशन आई इक्वल टू 0। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप चाहो तो आने वालों को नेगेटिव मान लो, जाने वाले को पॉजिटिव मान लेना, बट सबका सम कितना होगा, 0 रहेगा। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि करंट एंटरिंग एट द जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन पॉइंट। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, समीशन आई इक्वल टू 0। ये किस पर बेस्ड होता है, तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है, जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा भी। तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज एंटर होगा किसी जंक्शन पॉइंट पर, उतना ही चार्ज क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ का सेकंड रूल क्या कहता है, इसको KVL बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको वोल्टेज रूल बोल सकते हैं, लूप रूल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्लोज लूप के अंदर हम इसको लगाते हैं। तो कोई भी एक क्लोज्ड लूप आपको लेना है, उसके अंदर आप इसको लगा सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी क्लोज लूप है, उसमें कुछ बैटरी हैं और कुछ रेजिस्टेंस भी हैं, तो इसमें कोई करंट फ्लो होता है क्लोज लूप के अंदर, तो वहां पर आप इस लूप को लगा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज रूल, या फिर लूप रूल, क्योंकि लूप के अंदर लगेगा। इसका बोलना यह है
कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज जीरो। तो किसी भी क्लोज लूप के अंदर, जैसे मान लो आप ए से स्टार्ट करते हैं, ये बी है, ये सी है और ये डी है, डायरेक्शन ऑफ लूप कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे मान लो आपने ये डायरेक्शन ले लिया कि ए से बी जाएंगे, सी से डी, फिर डी से ए, वापस आना, ए तक वापस आना पड़ेगा। तो क्लोज लूप कैसे लिखते हैं? ए बी सी डी ए से स्टार्ट किया, ए पे ही खत्म करना है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड लूप। तो क्लोज लूप के अंदर सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था कि कोई रेजिस्टेंस में, जैसे मान लो ये प्लस ये माइनस, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, करंट के साथ चल रहे हो बच्चे, तो ड्रॉप कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। और प्लस से बाहर निकले हैं तो यहां कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ओके। तो यहां पॉजिटिव क्यों? क्योंकि प्लस से बाहर निकले, आपने ये वाली डायरेक्शन ली है। तो करंट के साथ चल रहे हैं रेजिस्टेंस में, तो ड्रॉप को नेगेटिव लेंगे, माइनस का IR लेना है। और बैटरी के प्लस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं तो प्लस कर लेना है, माइनस से बाहर निकलोगे तो माइनस कर लेंगे, और सभी का सम करेंगे तो आंसर कितना होगा? जीरो। अब ये चीजें समझ में तब आएंगे जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी थ्योरेटिकल ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट थोड़ा बता दिया मैंने, न्यूमेरिकल करोगे तो पूरा क्लियर होगा। तो किरचॉफ सेकंड लॉ, समीशन V इक्वल टू जीरो, और बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है? तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पर बेस्ड है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज को समझते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द 4 रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। तो 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, ब्रिज की फॉर्म में होता है। और इसकी हेल्प से 4 में से एक कोई सा रेजिस्टेंस आपके लिए अननोन है जिसकी वैल्यू फाइंड करना है, और 3 रेजिस्टेंस आपके नोन रेजिस्टेंस हैं। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ 3 नोन रेजिस्टेंस। और अगर इसकी बात करें तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और एग्जाम में ये ड्राइव करने को आ जाती है कि ड्राइव दी बैलेंस कंडीशन या फाइंड बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी बैलेंस कंडीशन क्या है? तो बैलेंस कंडीशन में ये होता है कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो ये जो BD वाली ब्रांच है जिसमें आपने लगा रखा है गैल्वेनोमीटर, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। और कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा मतलब यहां पर करंट इन दी ब्रांच ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू जीरो, इस ब्रांच का करंट जीरो हो जाएगा। तो जिस टाइम पर VD वाली ब्रांच का करंट जीरो होता है, यानी IG की वैल्यू जीरो होती है, तो उस टाइम पर हम इसको बोलते हैं ये कैसा है? बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन? बैलेंस कंडीशन। तो मैं बैलेंस कंडीशन फाइंड कर लेता हूं इसकी। तो ये कौन सी कंडीशन होगी जिसमें IG कितना रहेगा? जीरो रहेगा, ओके। अब ऐसा कब हो सकता है, किस कंडीशन में आपको ऐसा मिलेगा, उसे हम समझते हैं। तो मान लो कि IG जीरो हो गया बच्चे। अगर IG जीरो है तो मैं लगाने जा रहा हूं KVL। क्या लगा रहा हूं मैं? KVL। कौन सी ब्रांच में लगाऊं बताओ, मतलब कौन से लूप में लगाएं? तो क्लोज लूप सेलेक्ट करना है। तो मैंने लिया ABDA, तो हम ले रहे हैं यहां पर ABDA। इस लूप के अंदर KVL लगाते हैं। आपकी देखो प्रैक्टिस भी हो जाएगी KVL कैसे लगाया जाता है, तो समझ लो आप इसको KVL कैसे लगाते हैं। तो ABDA डायरेक्शन कौन सा लिया है मैंने? ABDA डायरेक्शन ले लिया। आपको पता है करंट के साथ चल रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है क्योंकि I करंट है, 2 ब्रांच में डिवाइड हुआ है, एक में मान लो I1, दूसरे में मान लिया I2, ओके। लेकिन जब यहां पर करंट जीरो हो जाएगा तो I1 करंट यहां तक पहुंचेगा, लेकिन इसमें करंट जाना ही नहीं है, पूरा I1 कहां चला जाएगा? इस वाली ब्रांच में आ जाएगा। तो ये I1 करंट, सेम करंट आपको कहां मिलेगा? इस ब्रांच में मिलेगा, क्योंकि यहां पर तो करंट जा ही नहीं रहा ना, यहां पे करंट जाएगा नहीं, तो I1 जितना भी है पूरा करंट कहां पहुंचेगा? इस BC वाली ब्रांच में आ जाएगा। ऐसे ही देखो I2 करंट यहां तक पहुंचा, लेकिन इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब पूरा I2 करंट कहां पहुंचेगा? इस साइड आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, तो करंट के साथ चल रहे हैं अपन A से B की तरफ, करंट भी उसी तरफ है, तो ड्रॉप कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो आप लेंगे माइनस का I1 इंटू R1। तो V इक्वल टू IR फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1 है। नेगेटिव क्यों लिया? करंट के साथ चल रहे हैं। इस ब्रांच में कुछ नहीं मिलेगा, फिर आप इस तरफ आएंगे D से A की तरफ। अब DA में देखेंगे आप तो करंट A से D में जाएगा, लेकिन हम D से A में अपोजिट चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं, तो ये ड्रॉप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो I2 करंट कितना है? I2, रेजिस्टेंस है R2। तो इन सभी का सम यानी कि समीशन V इक्वल टू जीरो।
तो पोटेंशियल ड्रॉप का हमने समीशन किया, वो कितना आएगा, 0 के इक्वल आएगा। यही होता है केवीएल, समीशन V इक्वल टू 0। करंट के साथ चले तो नेगेटिव, यहाँ पर अपोजिट चल रहे हैं इसलिए पॉजिटिव। बस ठीक है, इसको उस तरह भेज दो। तो I2R2 इक्वल टू माइनस का था प्लस का बन गया I1R1, और आपको यहां से वैल्यू मिल जाएगी I2 अपॉन I1 इक्वल टू R1 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करते हैं, एक और लूप सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कौन सा लें, अब ये वाला लेते हैं। चलो ये तो हमने ले लिया इस डायरेक्शन में, इसको अपन इसी डायरेक्शन में फिर से ले लेते हैं। चलो BCDA, BCDB, तो इस बार हम ले रहे हैं BCDB, ये क्लोज लूप। इसमें भी क्या करना है, समीशन V इक्वल टू 0 करना है। अब आप देखिए B से C की तरफ जाएंगे, करंट भी उसी तरफ जा रहा है, तो ड्रॉप नेगेटिव आएगा। माइनस का ले लो I1 इंटू R4, तो I1 इंटू R4 नेगेटिव। यहां पर हम C से D की तरफ आ रहे हैं, लेकिन करंट D से C जा रहा है, अपोजिट चल रहा है करंट, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका I2 इंटू R3 और सभी का सम 0। माइनस वाले को उधर भेज देना, तो प्लस का हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा I2R3 इक्वल टू R1, सॉरी यहाँ पे R1 नहीं था, क्या था ये, I1 था, I1R4। तो उस तरफ जाकर हो गया ये प्लस का I1R4। I1 को डिवाइड में ले आते हैं, तो I2 अपॉन I1 इक्वल टू R4 अपॉन R3, तो ये कंडीशन मिलेगी। इसको नाम देंगे अपन सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में देखो I2 अपॉन I1, I2 अपॉन R1 LHS सेम है, तो RHS को इक्वल में रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की RHS को इक्वल में रख लो। तो RHS में क्या जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R4 अपॉन R3। तो ये होती है देखो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू है और फोर्थ आपको फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कब करना है, जब यहां पर ये कंडीशन अपने अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो बैलेंस कंडीशन में ऐसा होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट भी है अपना मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पर। इसी इक्वेशन से हम 1 अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं उसमें। तो देखें आप, आसान था, ये डेरिवेशन किया अपन ने, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में। अभी तक हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम समझ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल का कॉम्बिनेशन किस टाइप से होगा देखो, तो वही मिलेगा आपको सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस टाइप से देखो, ये सेल आपस में कनेक्ट हैं, इसका EMF E1 है, इसका E2 है, R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और R2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो मुझे ये पता करना है कि जब इन दोनों की जगह पर हम एक न्यू सेल लगा दें और वो न्यू सेल वही काम करे जो दोनों मिलके कर रहे हैं, तो उस न्यू सेल का इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, E इक्विवेलेंट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि R कितना होगा। तो हमें वो फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, या सिंपल आप R बोल सकते हो। तो ये R फाइंड करना है। चलिए कैसे फाइंड करें। इक्विवेलेंट को आप चाहो तो सिंपल E से भी लिख सकते हैं कि E हो गया न्यू सेल का, और R मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी इक्विवेलेंट जो आपको मिलेगा सेल। कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि अगर आपको E इक्विवेलेंट चाहिए तो आपको सिंपल ऐड कर लेना है सीरीज में E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो आपको क्या करना है कि जो न्यू सेल मिलेगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। कैसे आया उसको समझा देते हैं। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो आप। हमें क्या करना है, A और B के बीच में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, A से करें, B से करें, जहां से भी करना है। मैं इसको फिर से B से स्टार्ट करके दिखाता हूं। तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो B का पोटेंशियल क्या मानेंगे अपन, VB। चलो पहले भी माना था मैंने, B से स्टार्ट किया है। इसके बाद देखो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, प्लस से बाहर निकलेगा, यानी करंट की डायरेक्शन आपको ये मिल जाएगी।
उस करंट को मान लेते हैं आई। यहां भी करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, आई करंट। ओके, तो करंट के साथ चल रहे हो तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस का अपन लेंगे, करंट कितना है आई, तो माइनस का हो जाएगा आई आर टू। ओके, और प्लस से बाहर निकलेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन प्लस का क्या लोगे आप, ई टू। फिर आप देखो यहाँ भी करंट के साथ चल रहे हैं तो माइनस का लेंगे अपन आई आर वन, प्लस से बाहर निकलेंगे तो ये किसका लेंगे, प्लस का ई वन। और कहाँ पहुंचे अपन, ए पर, तो ए का पोटेंशियल कितना माना है अपन ने, वी ए माना है। ओके, अब इसको उधर भेज देना तो आपको मिल जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, यहाँ पे ई वन ई टू को एक साथ लिख लेते हैं, तो ई वन प्लस ई टू, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा मेरा, माइनस आई कॉमन ले लो तो अंदर बन जाएगा आपका आर वन प्लस आर टू। वी ए माइनस वी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को वी मान लो, तो वी इक्वल टू आपको मिल जाएगा ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू। इसको आप कंपेयर करें, आपको मैंने पढ़ाया था इसमें कि आपको टर्मिनल पोटेंशियल निकालना हो, फॉर्मूला होता है ई माइनस आई आर, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो कंपेयर करेंगे तो V इक्वल टू, यहाँ पर E कौन सा आएगा, इक्विवेलेंट, माइनस आई, और आर भी कौन सा आएगा, इक्विवेलेंट। ओके, कंपेयर करें इससे, कंपेयर विथ, इससे कंपेयर करने पर E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी मिली आपको, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट कितना मिला, R1 प्लस R2। समझ आया। देखो, अगर यहां पर ये पोलैरिटी को रिवर्स कर देते कि ये माइनस लेते, यहां पर ये प्लस लेते, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस ई टू हो जाता, तो E1 माइनस ई टू करके आपको मिल जाता इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो पोलैरिटी रिवर्स होने में साइन चेंज कर लेते हैं। तो देखें, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको जो इक्विवेलेंट ईएमएफ मिलेगा उसका फॉर्मूला होता है E1 अपॉन R1। R1 क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और R2 क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, अपॉन में रखेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये मिलेगा आपको E इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट अगर आपको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, मतलब वही रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो जो न्यू शेल है उसका, इन दोनों को रिप्लेस करके आप जो न्यू सेल लगाना चाह रहे हैं तो उसका ईएमएफ इतना होना चाहिए और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए R इक्विवेलेंट के इक्वल। अब ये कैसे आया था ये फॉर्मूला, इसको हम समझ लेते हैं। इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक पाथ सिलेक्ट करते हैं, जैसे ए सी डी बी, कोई सा भी पाथ ले सकते हैं। तो जैसे हमने लिया यहां पर पाथ लिया ए सी डी बी, ए सी डी बी पाथ को सिलेक्ट करते हैं, और हमारा टारगेट बता दूं मैं क्या है, हमें I1 फाइंड करना है, अगली बार I2 फाइंड करना है, और जो I करंट होगा, यहाँ पे मान लो कितना करंट होगा I, तो I किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। ओके, तो हमें ये फाइंड करना है। तो हम फिर से देखो वही करेंगे, कौन से रास्ते से चलेंगे, ए सी डी बी, इस रास्ते पे जा रहे हैं तो ठीक है, माइनस से बाहर निकलेंगे तो क्या लोगे बताओ, पहले ए का लेते हैं, वी ए का पोटेंशियल वी ए। चलिए माइनस से बाहर निकल रहे हैं तो माइनस का आपको मिल जाएगा यहाँ पर E1। यहाँ पर करंट इस तरफ है लेकिन हम इसके अपोजिट चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव आएगा इस बार, तो प्लस का आप लेंगे V इक्वल टू आई आर से I1 R1, और इक्वल किसके हो जाएगा, B का पोटेंशियल। इसको इस तरफ ले आओ तो VA माइनस VB, इन सबको उधर भेज दो तो आपको मिल गया E1 प्लस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा I1 R1। इसको V लिख दूं, A और B के बीच में कितना पोटेंशियल, इसको V मान लेते हैं, तो V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। मुझे I1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस I1 को इधर ले आओ, प्लस का I1 R1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा E1 माइनस V, R1 को डिवाइड में भेज देना, तो I1 इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1, तो इससे आपको I1 मिल गया। इसी तरीके से आप इस वाले रास्ते पे जाओगे तो आपको I2 मिल जाएगा। तो सिमिलरली ये आप कर लेना,
सिमिलरली आपको I2 की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ, E2 माइनस V अपॉन R2, ये आपको I2 मिलेगा। तो हमने क्या किया, I1 I2 फाइंड कर लिया। ओके, थोड़ी जगह कम है पर ट्राई करते हैं, हो जाएगा इसमें। तो I इक्वल टू कितना होता है, I1 प्लस I2। I1 की जगह पे आप लिख सकते हैं इसमें, बताइए क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस V अपॉन R1, और I2 की जगह पे आप लिख सकते हैं E2 माइनस V अपॉन R2। टारगेट अपना वही है, क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है, और इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेना है। तो कैसे भी करके आप तो V निकाल दो। तो हमें क्या फाइंड करना है इस इक्वेशन में, V फाइंड करना है। ओके, तो ऐसा करते हैं कि I इक्वल टू, यहाँ पर इनको सेपरेट करें तो हो जाएगा E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, और ये हो जाएगा E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अगर V फाइंड करना है, V वाली टर्म को LHS में ले आते हैं, तो ये इस तरफ आ जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, देखो V अपॉन R1, और ये भी प्लस का हो जाएगा V अपॉन R2। यहाँ बचेगा आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और I इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का I। ओके, V कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको चलने दो ऐसे ही, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I। अगर V फाइंड करना है तो ये इनटू का नंबर डिवाइड में पहुंचेगा, और जब डिवाइड में जाएगा तो इसके भी अपॉन में रहेगा और इसके भी अपॉन में रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और इसके अपॉन में आ जाएगा क्या, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ पर I तो पहले से ही था, और I के अपॉन में बताओ क्या आ गया, I के अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देख लें, ये मिल जाएगा। अगर इसको आप कंपेयर कर लें, क्योंकि ऊपर इसको I को अलग करके लिख दो, थोड़ा और अच्छा लगेगा, माइनस I इंटू, और ये 1 अपॉन। ओके, तो कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर विथ, चलिए किससे कंपेयर कर रहे हैं, V इक्वल टू E माइनस I R। यहाँ पे E कौन सा, इक्विवेलेंट, R कौन सा, इक्विवेलेंट। इससे कंपेयर करो तो ये V इक्वल टू, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ये जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हमारे पास E इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये जो कुछ भी है वो R इक्विवेलेंट है। कौन सा वाला R इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो स्मॉल r इक्विवेलेंट कितना है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। लेकिन अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं दोनों का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसका 1 हट जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये मिल गया आपको, देखो आसान है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लेना आप इसको। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट किया। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके सभी डेरिवेशन ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिए, और कुछ थ्योरी वाले टॉपिक भी एक्सप्लेन किए मैंने इसमें, क्योंकि इनको समझाना जरूरी था, ये समझ में आएंगे तभी आपको ये सब समझ में आता। तो ठीक है, इस लेक्चर को हम करते हैं एंड, और अब अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, चैप्टर 4। थैंक यू।